हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेटवे क्लासेस। माई सेल्फ निधि पाराशर। और बेटा आज पीपीएस के लेक्चर नंबर 7 में हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जो सिलेबस में अलग से आपके मेंशन नहीं है, लेकिन एग्जाम के लिए एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और इनको हम अपनी प्रोग्रामिंग में यूज करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या क्या चीजें हम आज कवर करेंगे। कमेंट्स क्या होते हैं, सी में किस तरह लिखे जाते हैं, कितने टाइप के होते हैं, जो मेन फंक्शन हम यूज करते हैं अपने प्रोग्राम में उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, साथ ही साथ स्कोप क्या होता है और एस्केप सीक्वेंसेस जो हम यूज करते हैं उनके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि कमेंट्स क्या होते हैं। ये इससे पहले वाले लेक्चर्स में भी मैंने आपको बताया है कि कमेंट्स आर बेसिकली इंटरनल डॉक्यूमेंटेशन इन योर प्रोग्राम। मतलब आप किसी इंस्ट्रक्शन के बारे में अगर ये लिखना चाह रहे हैं कि ये पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन इस काम के लिए हमने यूज की, तो हम क्या करते हैं, प्रोग्रामर की हेल्प के लिए, प्रोग्राम को पढ़ने वाले की हेल्प के लिए हम उस इंस्ट्रक्शन के आगे कमेंट लिख देते हैं, है ना। कैसे, देखिए, कमेंट्स आर ह्यूमन रीडेबल एक्सप्लेनेशंस और नोट्स इन द सोर्स कोड। क्या मतलब है ह्यूमन रीडेबल एक्सप्लेनेशंस का मतलब क्या हुआ कि जो आपका प्रोग्राम आपने लिखा वो सिर्फ जो बंदा है, जैसे मैं हूं, मैंने प्रोग्राम पढ़ा तो मैं उन कमेंट्स के जरिए समझ सकती हूँ क्या लिखा है। कंप्यूटर को वो कमेंट समझ में नहीं आने हैं, है ना। कंप्यूटर को वो कमेंट्स एग्जीक्यूट भी नहीं करने। कैसे, क्योंकि जो हम प्रोग्राम बनाते हैं, जैसे हमने A.C नाम का कोई सोर्स कोड बनाया, तो उसको हम सबसे पहले जब प्री प्रोसेसर के पास देते हैं तो प्री प्रोसेसर इन कमेंट्स को ऑटोमेटिकली रिमूव कर देता है। तो फिर पर्पस क्या है, पर्पस ये है कि हम अपने प्रोग्राम में ये जो कमेंट्स लगाते हैं ना, इन कमेंट्स का फायदा ये होता है कि पता चलता है कि ये पर्टिकुलर कोड काम क्या कर रहा है। ठीक है, तो देखिए दे आर हिंट्स जो कि हम कोड के साथ ऐड करते हैं। अब देखिए ये एग्जांपल है, इसमें ये एक कमेंट है, क्या, प्रिंट हेलो वर्ल्ड टू द स्क्रीन। स्क्रीन पर ये जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम आपका स्क्रीन पर हेलो वर्ल्ड को प्रिंट कर देगा। अब ये जो लाइन है, कमेंट वाली लाइन, जब ये पूरा कोड आपका कंपाइल हो, कंपाइलेशन के लिए जाएगा, उससे पहले प्री प्रोसेसर ये कमेंट वाली लाइन को यहां से ऑटोमेटिकली रिमूव कर देगा। तो कंपाइलर को ये लाइन कभी नजर नहीं आएगी, है ना। क्योंकि कंपाइलर को लाइन नजर नहीं आई तो कंपाइलर ने इसने 0 1 में चेंज नहीं करना। अब हमें समझना क्या है कि ये जो कमेंट्स है ना, ये किस तरह से लिखे जाते हैं। यहां देखिए, ये देखिए, ये क्या है, बैक, ये स्लैश, डबल स्लैश, और डबल स्लैश के बाद हम जो भी लिखे एंड ऑफ द लाइन तक, मतलब स्क्रीन के एंड तक जितना भी हम लिखेंगे वो सारा का सारा कमेंट में चला जाएगा। ठीक बात है। तो ये एक, इसे हम कहते हैं सिंगल लाइन कमेंट। दो तरह के कमेंट्स होते हैं, सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट, उनके बारे में अभी हम बात करेंगे। तो यहां पर क्या हुआ, कमेंट्स आर कंप्लीटली इग्नोर्ड बाय द सी कंपाइलर्स, है ना। क्यों, क्योंकि वो प्री प्रोसेसर ऑटोमेटिकली उन्हें रिमूव कर देता है। अब देखिए, चलिए नेक्स्ट क्या है, दो टाइप के कमेंट्स हैं। पहला क्या है, हाँ, फर्स्ट देखिए टाइप्स ऑफ कमेंट्स में, फर्स्ट है सिंगल लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट का मतलब क्या हुआ, देखो सिंटेक्स क्या है, डबल बार हमने स्लैश लगाया और स्लैश के बाद दिस इज अ सिंगल लाइन कमेंट, ये बेसिकली लिखा हुआ है। तो ये जो कमेंट है ये एक ही लाइन में आप लिख सकते हैं। अगर कमेंट अगली लाइन में आएगा तो जो अगली लाइन वाला टेक्स्ट होगा ना, वो कमेंट की तरह ट्रीट नहीं होगा। मतलब क्या है कहने का, कि ये जो स्क्रीन है, अगर मैं यहां पर कुछ लिखना स्टार्ट करूं तो बस यहां तक जो मैंने लिखा वो कमेंट का पार्ट है। अगर नेक्स्ट लाइन में भी हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं तो ये पूरा का पूरा जो है वो कमेंट का पार्ट नहीं होगा, और यहां पर कंपाइलर, ये कंपाइलर को नजर आएगा और यहां पर कंपाइलर एरर प्रोड्यूस कर देगा। इतने पार्ट के लिए कंपाइलर एरर प्रोड्यूस कर देगा। तो सिंगल लाइन कमेंट क्या होते हैं कि एक लाइन में जो टेक्स्ट आपने लिखा वो टेक्स्ट जो होगा वो कमेंट की तरह यूज किया जाएगा। ठीक है बेटा, देखिए अ सिंगल लाइन कमेंट स्टार्ट्स विद दीस डबल स्लैश and it extends till the end of the line and we don't need to specify its end। हमें इसका एंड बनाने की जरूरत नहीं है, मतलब बस एक बार दो स्लैश लगा दिए और ये फिर पूरा लिखते आप चले जाएंगे। ठीक है, चलिए एक तो ये बात हो गई। अब दूसरी चीज, अगला क्या है आपका, अगला है आपका मल्टी लाइन कमेंट। मल्टी लाइन कमेंट क्या होता है, वो कमेंट जो मल्टीपल लाइंस में हम लिख सकते हैं। जैसे अगर मुझे, जैसे मैंने ये देखिए ये लिखा, क्या है कि मैं क्या लिखूं, स्लैश एस्ट्रिक, उसके बाद मैं कुछ भी टेक्स्ट लिखूं, चाहे वो एक लाइन में आए, 2 लाइन में आए, 3 लाइन में आए, और फिर उसके बाद पहले ये एस्ट्रिक और फिर ये स्लैश। मतलब ओपनिंग में पहले स्लैश फिर एस्ट्रिक और क्लोजिंग में पहले एस्ट्रिक फिर स्लैश। इसके बीच में जो भी आपने टेक्स्ट लिखा वो सारा टेक्स्ट आपका कमेंट की तरह समझ लिया जाएगा। तो दिस काइंड ऑफ कमेंट इज कॉल्ड
मल्टी लाइन कमेंट, जो मल्टीपल लाइन में स्पैन करता है। ठीक बात है। तो ये दो टाइप के कमेंट्स आपके सिलेबस में है। सी में कभी पूछा जा सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय कमेंट एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कमेंट्स आर देयर। एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको पता होनी चाहिए, क्या कि जब हम कमेंट्स लिखते हैं तो सी में इंपॉर्टेंट लिख लो कहीं पर कि नोट लिखिए, नोट, सी कमेंट्स कैन नॉट बी नेस्टेड, स्पेशली इन केस ऑफ मल्टी लाइन कमेंट्स। मल्टी लाइन कमेंट्स में हम कमेंट को नेस्ट नहीं कर सकते। नेस्ट करने का मतलब क्या है कि हम एक कमेंट के अंदर दूसरा कमेंट नहीं लिख सकते। क्या मतलब है इस बात का? देखिए, अगर सपोज मैंने कहा कि मैंने ये लिखा है ना, मल्टी लाइन कमेंट में लिख रही हूं हेलो, हेलो वर्ल्ड, ठीक, और हेलो वर्ल्ड लिखने के बाद अब मैंने एक और कमेंट स्टार्ट किया और उसके अंदर मैंने लिखा वेलकम टू इंडिया, वेलकम टू इंडिया, ये अंदर वाला कमेंट है ना। और अब यहां मैंने कुछ लिखा, उसके बाद मैंने बाहर वाले कमेंट को बंद कर दिया। तो देखो नेस्टिंग किसे कहते हैं? एक कमेंट के अंदर दूसरा कमेंट लिखा मैंने, पहला वाला कमेंट कहां शुरू हुआ? यहां शुरू हुआ, यहां खत्म हुआ, है ना। और दूसरा वाला कमेंट कहां स्टार्ट हुआ? यहां स्टार्ट हुआ, यहां खत्म हुआ। इसको हम कहते हैं नेस्टिंग। अगर किसी एक कंस्ट्रक्ट के अंदर हम उस कंस्ट्रक्ट को उसके अंदर भी स्विच कर दें, सैंडविच बना दें, तो उसे हम नेस्टिंग कहते हैं। ठीक है। कमेंट्स में नेस्टिंग पॉसिबल नहीं है। क्यों? स्पेशली इन मल्टी लाइन कमेंट। बाय, देखिए कमेंट में क्या होता है, प्री प्रोसेसर क्या करेगा, कहां से लेके कहां तक के टेक्स्ट को उसे इग्नोर करना है, कहां से कहां तक, कंपाइलर कहां कहां तक इग्नोर करेगा, यहां से इग्नोर करना स्टार्ट करेगा। देखिए भाई, कंपाइलर ने इग्नोर करना है टेक्स्ट को, कहां से कहां तक इग्नोर किया? यहां तक इग्नोर किया, यहां से शुरू किया, इग्नोर किया, इग्नोर किया, इग्नोर किया। ठीक है। अब यहां उसे नया कमेंट मिल गया, इसे भी उसने इग्नोर किया। क्यों? क्योंकि वो क्या सर्च कर रहा है, जब एक बार आपने एस्ट्रिक लगाया तो अब ये किसे सर्च कर रहा है? एस्ट्रिक को। एस्ट्रिक और ये स्लैश, इनको सर्च कर रहा है ना। तो यहाँ पे ये इग्नोर करता चला गया, इसको भी इग्नोर करता चला गया। क्यों? क्योंकि एस्ट्रिक तो मिला, ये जो पहले स्लैश मिला इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि पहले एस्ट्रिक आना चाहिए था, है ना। तो अब इसे भी इग्नोर कर दिया, इग्नोर किया 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 किया, करते करते कहाँ गए? यहाँ आ गए। यहाँ इसको देखिए एस्ट्रिक और स्लैश मिल गया, तो ये इस कमेंट को यहां से लेके यहां तक इसने यहां क्लोज कर दिया। एक्चुअली ये पहले वाला कमेंट कहां क्लोज हो रहा था? यहां क्लोज हो रहा था, लेकिन इसने कमेंट को क्लोज कहां कर दिया? यहां। तो अब ये जो टेक्स्ट लिखा, ये टेक्स्ट पूरा का पूरा कंपाइलर को दिखेगा और यहां वो एरर प्रोड्यूस कर देगा, है ना। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो मल्टी लाइन कमेंट्स हैं, इन मल्टी लाइन कमेंट्स के केस में हम कमेंट्स को नेस्ट नहीं कर सकते। एक कमेंट के अंदर दूसरा कमेंट हम नहीं लिख सकते। लिखेंगे अगर हम तो हमें इस तरह से लिखना पड़ेगा कि ये जो एस्ट्रिक और ये स्लैश है, इनकी वैल्यूज हमें वहां पर नजर आएंगे। तो ध्यान रखिएगा, जब भी आपसे पूछा जाए कि क्या कमेंट सी में नेस्ट हो सकते हैं, तो कमेंट सी में नेस्ट नहीं हो सकते, याद रखना है। ठीक बेटा, एक कमेंट के अंदर दूसरा कमेंट हम नहीं लिख सकते। चलिए, तो ये हुए आपके सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट। अब अगला जो इंपॉर्टेंट चीज है, कई बार एक दो बार पुराने क्वेश्चन पेपर्स में से, अभी रिसेंटली नहीं आया, 2-3 साल से, 3-4 साल से पहले क्वेश्चन पेपर्स में ये क्वेश्चन आ जाता था कि व्हाट डू यू मीन बाय मेन फंक्शन, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मेन फंक्शन इन सी, है ना। ये आपको समझ में सीधा सीधा आना चाहिए। चलिए देखिए, देखिए सबसे पहली बात मैं यहां पर लिख रही हूं, सपोज मैंने लिखा इंट मेन, और इन मेन के अंदर सपोज मैंने एक स्टेटमेंट लिखा प्रिंटफ हेलो। ठीक, और फिर यहां पर अब ध्यान से देखना, ये पहली बार मैं ये काम कर रही हूं, रिटर्न 0, और फिर यहां मैंने कर दिया क्लोज। अभी आपको ये मैंने क्यों लिखा, इसका रीजन मैं आपको भी बताऊंगी। ठीक है। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि मेन क्या होता है। देखो, हमारे जो सी की लाइब्रेरी है, सी की लाइब्रेरी में कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जो पहले से बने होते हैं, और कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जो हम नए बनाते हैं। ये मैंने आपको पहले भी कहा था कि जो सी की लाइब्रेरी होती है, समझिए, सी लाइब्रेरी हैज गॉट 2 टाइप्स ऑफ थिंग्स। क्या? कि एक तो इनबिल्ट, इनबिल्ट या बिल्ट इन, और दूसरी होती है यूजर डिफाइंड।
दो होती हैं, एक होती है इनबिल्ट, है ना, और दूसरी होती है यूजर डिफाइंड। तो देखो, इनबिल्ट कौन सी चीजें हैं जो पहले से बनी हुई हैं, एग्जिस्ट कर रही हैं। यूजर डिफाइंड कौन सी है, जो यूजर बनाता है। ठीक बात है। तो अब हम अगर मैं इन टेक्निक्स की बात करूं, जैसे हमने पढ़ा था कीवर्ड होते हैं वो इनबिल्ट पहले से बने होते हैं, तो हम अभी फंक्शंस की बात कर रहे हैं। फंक्शन मतलब किसी भी एक स्पेसिफिक काम को करने के लिए एक कोड लिखा जाता है जो सिर्फ उसी काम को करता है और उसके अलावा कोई काम नहीं करता। उस कोड को हम फंक्शन कहते हैं। हम डिटेल में भी बाद में इसको देखेंगे। अभी फिलहाल बस ये समझ लो कि सी लाइब्रेरी में दो टाइप के फंक्शन होते हैं, इनबिल्ट फंक्शन और यूजर डिफाइंड फंक्शन। इनबिल्ट फंक्शन वो जो पहले से हैं, जैसे प्रिंटफ, स्कैनफ, ये आप पहले पढ़ चुके हैं ना। अगर मैं फंक्शन की बात करूं तो प्रिंटफ और स्कैनफ, ये फंक्शंस आप पढ़ चुके हैं। और यूजर डिफाइंड कौन से फंक्शंस हैं, जो हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग बनाएंगे। जैसे हम 2 नंबर को अगर ऐड करने का कोई प्रोग्राम बनाए, हम एक फंक्शन बना सकते हैं जो सिर्फ 2 नंबर को ऐड करके दे। हम मल्टीप्लाई का कोई फंक्शन बना सकते हैं जो सिर्फ मल्टीप्लिकेशन का काम करे। तो किसी एक पर्टिकुलर काम के लिए हम फंक्शन डिजाइन करेंगे। अब जो आपका सी प्रोग्राम होता है, सी प्रोग्राम में एटलीस्ट हमेशा कोई भी स्मॉलेस्ट सी प्रोग्राम जिसमें आपने कोई अलग से नया यूजर डिफाइंड फंक्शन नहीं बनाया, एटलीस्ट एक यूजर डिफाइंड फंक्शन उस प्रोग्राम में जरूर होता है, और उस यूजर डिफाइंड फंक्शन का नाम है मेन। मेन इज अ यूजर डिफाइंड फंक्शन। मेन इज अ यूजर डिफाइंड फंक्शन। अब ये यूजर डिफाइंड क्यों है भाई, इसका नाम तो हमेशा मेन ही रहेगा, इसका हम नामकरण तो करते नहीं। अभी हमने क्या पिछली बार बात की थी कि कोई भी चीज अगर यूजर डिफाइंड होगी तो उसका नाम तो यूजर रखेगा। अब इसका नाम तो हर बार मेन है, हम चेंज भी नहीं कर सकते, है ना। हम तो इसको स्मॉल से कैपिटल भी बना दे तो भी एक एरर प्रोड्यूस हो जाएगा। तो क्या मतलब हुआ कि यूजर डिफाइंड का मतलब क्या है, क्यों कहते हैं यूजर डिफाइंड, क्योंकि ये जो डेफिनेशन है, दिस इज डेफिनेशन ऑफ मेन, दिस इज डेफिनेशन ऑफ मेन। मतलब डेफिनेशन ऑफ मेन मतलब कि मेन क्या काम करेगा, ये कौन बता रहा है, यूजर बता रहा है। मेन के अंदर क्या क्या काम होना है ये तो हम डिसाइड कर रहे हैं, तो इसका मतलब मेन से क्या काम कराना है ये तो हम डिसाइड कर रहे हैं, तो इसका मतलब इसको डिफाइन कौन कर रहा है, हम कर रहे हैं। बस इसका जो नाम है वो फिक्स है। ठीक है बेटा। तो किसी भी सी प्रोग्राम में अगर कोई आपसे पूछे कि चाहे कोई स्मॉलेस्ट सी प्रोग्राम हो, उसमें एटलीस्ट एक यूजर डिफाइंड फंक्शन हमेशा यूज होता है और जिसका नाम है मेन। ठीक, पहली बात। दूसरा, मेन इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अ सी प्रोग्राम। आपका जो सी प्रोग्राम है, कंपाइलर उस सी प्रोग्राम को कहां से पढ़ना स्टार्ट करता है, मेन से। जहां से मेन शुरू हुआ वहां से आपका काम शुरू होगा, और जहां मेन खत्म होगा वहां कंपाइलेशन खत्म हो जाएगा। जो टोटल मेन के अंदर के स्टेटमेंट्स हैं, उन्हीं स्टेटमेंट के थ्रू कंट्रोल इस तरह फ्लोट करता है कि सारे एग्जीक्यूशन स्टेटमेंट उसी के थ्रू पास होते हैं, हमेशा याद रखना है। तो मतलब यहां से प्रोग्राम शुरू और यहां प्रोग्राम खत्म। इसके अलावा भी अगर कुछ चीज आप यूज कर रहे हैं ना, तो वो सारी की सारी इसके अंदर कॉल करेंगे आप। अभी एक एक करके समझेंगे, वहां आपको पता चल जाएगा। ठीक, तो क्या हुआ, इट इज द फंक्शन वेयर द प्रोग्राम्स एग्जीक्यूशन स्टार्ट्स। ये वो फंक्शन है जहां पर प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन शुरू होता है। दूसरा, एवरी प्रोग्राम हैज एग्जैक्टली वन मेन फंक्शन। एक से ज्यादा स्टार्टिंग पॉइंट आपके प्रोग्राम में नहीं हो सकते, एक से ज्यादा मेन फंक्शन आप अपने प्रोग्राम में नहीं लिख सकते। क्यों भाई, जब आप एल्गोरिथम लिखते थे तो एल्गोरिथम क्या कहता था कि एक बार करो स्टार्ट, फिर स्टेप्स लिखो, और एक बार करो एंड। तो जो एल्गोरिथम का ये स्टार्ट है ना, ये है मेन का स्टार्ट, ये वाला ब्रैकेट, और ये जो एंड है ये ब्रैकेट। इस तरह समझ लो कि जो हमारा लॉजिक है वो जहां से शुरू हुआ और जहां पर खत्म होगा उसके बीच में आपको सारे स्टेप्स लिखने हैं, बस ये है इसका सीधा सीधा मतलब। ठीक बात है। चलिए, द नेम ऑफ दिस फंक्शन शुड बी मेन नॉट एनीथिंग एल्स। इसका जो नाम होगा, भले ही ये यूजर डिफाइंड फंक्शन हो, इसका नाम हम चेंज नहीं कर सकते, इसका नाम मेन ही रहेगा, फिक्स है। चलिए, द मेन फंक्शन इज कॉल्ड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम नॉट द यूजर। ये इंपॉर्टेंट है क्या, कि जब भी हम किसी फंक्शन को कॉल करते हैं, जब बेसिकली क्या होता है, जब आपने प्रोग्राम को कंपाइल किया, एग्जीक्यूट किया, तो एग्जीक्यूशन के टाइम पर एग्जीक्यूट कौन कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ये हम पढ़ चुके हैं। जो भी चीज मैनेज कौन करता है, इन सारी चीजों को हैंडल कराने का काम कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जब आपका प्रोग्राम कॉल होगा, ये जो मेन फंक्शन कॉल होगा, जब आप एग्जीक्यूट करते हैं, तो एग्जीक्यूशन के बाद जो कमांड जाती है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जाती है,
ऑपरेटिंग सिस्टम वो शेड्यूलिंग करता है सारी और आपके इस प्रोग्राम को रैम के अंदर शिफ्ट कर देता है ना, और रैम से प्रोसेसर को मिलता है और प्रोसेसर वहां से उठा के इसे एग्जीक्यूट करता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जो ये फंक्शन होता है ना मेन, इसको कॉल कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम इसे कॉल करता है। और ये सारा काम करके, भाई फंक्शन बेसिकली क्या होता है, ये आप ये समझिए, फंक्शन वो बंदा है जिसको कुछ काम करने के लिए हमने दिया और उसे हमने बता दिया कि भाई आपको ये काम ऐसे ऐसे करना है। अब जब भी उस पर्टिकुलर काम को करने की जरूरत पड़ेगी, हम उस फंक्शन को बुलाएंगे और कहेंगे भाई इधर आओ, ये लो ये डेटा और ये काम मेरा करके आओ। मतलब क्या हुआ, मतलब जैसे सपोज मुझे 2 नंबर्स को ऐड कराना है, तो मैंने ऐड नाम का एक फंक्शन बना दिया। मुझे 2 नंबर को ऐड कराना है, मैंने ऐड नाम का एक फंक्शन बना दिया, ठीक है। अब जब भी मुझे नंबर ऐड कराने होंगे, मैं इस नंबर को कॉल, इस फंक्शन को कॉल करूं और इसे 2 नंबर दे दूं कि ये लो भाई 1 और ये लो 2, लेके जाओ और इसका ऐड करके मुझे रिजल्ट बताओ क्या रिजल्ट आया, है ना। एक अलग फंक्शन बना दिया जो एरिया ऑफ ट्रायंगल कैलकुलेट करे, एक अलग फंक्शन बना दिया जो सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करे, वो पीआरटी की वैल्यू लेगा और सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करके देगा। तो कुल मिला के बात क्या हुई, फंक्शन क्या है, जो एक पीस ऑफ कोड है जो किसी पर्टिकुलर काम को करने के लिए बनाया गया है, उसे हम फंक्शन कहते हैं, है ना। तो जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे, कॉल करने का मतलब है कि हम उसे कंट्रोल दे रहे हैं कि ये लो ये चीज लेके जाओ, इस पे काम करो और रिजल्ट बताओ, है ना। तो ऐसे ही मेन से काम कराने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम मेन को कॉल करता है और कहता है लो जो काम कंट्रोल लो, अब जो काम करना है करो, और काम करने के बाद क्या वैल्यू आएगी वो मुझे वापस दे देना, जो भी वैल्यू आएगी। ठीक बात है। अभी तक हम पहले इतना इस बात को समझ के चलेंगे कि मेन स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ सी प्रोग्राम होता है। ठीक बेटा, अब चलिए अब देखिए अगली बात करते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पुराने पेपर्स में पहले पूछा भी गया है, ना भी पूछा गया हो, आपके लिए ये बहुत जरूरी है प्रोग्रामिंग में। अदरवाइज इसमें शुरू से लेके आखिर तक यही कंफ्यूजन रहेगा कि हम वॉइड मेन यूज करें या इंट मेन यूज करें। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 2 चीजें हैं। एक तो है, चलिए मैं इसको डिस्टिंग्विश करने के लिए यहां पर अलग से पहले लिख लेती हूं कि ये वॉइड मेन और इंट मेन का मतलब क्या है। चलो देखो बेटा, सबसे पहले हम इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, है ना। देखिए चलिए, अब लेफ्ट साइड में है हमारा इधर लेते हैं void main, this is our void main, okay, and this one is our int main। अब देखते हैं कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। चलिए छोटा छोटा कोड लिखते हैं पहले। अगर मैं void main की बात करूं तो void main के अंदर मैंने क्या लिखा, सपोज printf हेलो, है ना, और फिर मैंने इसको कर दिया क्लोज। ऐसे ही जब मैंने इंट मेन की बात की तो इंट मेन में मैंने क्या लिखा, printf, और फिर मैंने कर दिया हेलो। अब यहां मैंने लिखा रिटर्न 0 और मैंने इसको कर दिया क्लोज। अब देखिए ये 2 तरीके से फंक्शन लिखा है, एक तो लिखा है इंट मेन और दूसरा लिखा है void main। इनमें क्या फर्क है, ये मैंने जो मेन से पहले void लिखा है इसका क्या पर्पस है, ऐसे ही ये जो मैंने मेन से पहले इंट लिखा है इसका क्या पर्पस है। देखो बेटा, अब इस टाइम ये डेटा टाइप्स नहीं है, ये क्या है, अगर मैं फंक्शन के पहले इन्हें लिखती हूं तो ये फंक्शन के रिटर्न टाइप होते हैं। क्या होते हैं, अभी के लिए याद करिए, जब हम यूजर डिफाइंड फंक्शन पढ़ेंगे वहां हम इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, फिलहाल बस void main int main का डिफरेंस समझेंगे। तो दिस void इज कॉल्ड रिटर्न टाइप, रिटर्न टाइप ऑफ मेन। ठीक है, void इज रिटर्न टाइप ऑफ मेन। ऐसे ही जो ये int है दिस इज ऑल्सो रिटर्न टाइप ऑफ मेन, ये भी मेन फंक्शन का रिटर्न टाइप है। क्या मतलब हुआ, अब void का मतलब क्या होता है, एम्प्टी। क्या मतलब है void का, void मतलब एम्प्टी। मतलब क्या कि जब भी हम इस पर्टिकुलर कोड को लिखेंगे इसे कॉल कौन करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम इस मेन फंक्शन को कॉल करेगा, जैसे ही कॉल करेगा मेन फंक्शन के पास कंट्रोल आएगा,
इसके अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं वो सारी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी और एग्जीक्यूट होने के बाद ये जो फंक्शन है ये कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम को कह देगा कि मैंने काम कर दिया, लेकिन कहने के साथ साथ कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, कंप्यूट होके कुछ देगा नहीं, है ना। जबकि ये जो इंट मेन है ये क्या कहता है कि भाई मेरा रिटर्न टाइप है इंट, मतलब जब आप मुझे कॉल करेंगे तो मेन के ऊपर कंट्रोल आएगा, इसके अंदर जितने भी स्टेटमेंट्स हैं वो सारे एग्जीक्यूट होंगे और एग्जीक्यूट होने के बाद लास्ट स्टेटमेंट लिखा है रिटर्न 0। 0 की जगह आप 1 लिख लो, 2 लिख लो, 90 लिख लो, 99 लिख लो, 1000 लिख लो, कुछ भी लिख लो, है क्या बेसिकली ये एक इंटीजर है, रिटर्निंग एन इंटीजर वैल्यू, इट इज रिटर्निंग एन इंटीजर वैल्यू। अब ये क्या मतलब है इसका, है ना, ये रिटर्न 0 मैंने क्यों लिखा। देखो बेटा, जब आप कोड को रन करते हैं, अगर मान लो आपने यहाँ पर इंट मेन लिख रखा है और नीचे आपने रिटर्न 0 नहीं लिखा, तो आपका जो कंपाइलर है वो आपको वार्निंग देगा क्या कि द फंक्शन शुड रिटर्न अ वैल्यू। ये वार्निंग आएगी जब आप इसको चलाएंगे किसी भी सी कंपाइलर पे, तो आपको वार्निंग मिलेगी द फंक्शन शुड रिटर्न अ वैल्यू। इसका क्या मतलब हुआ कि कंपाइलर को आपने कहा है, ये जहां आपने इंट लिख दिया ना, आपने कंपाइलर को कहा है कि भाई जब ये मेन फंक्शन पूरा एग्जीक्यूट होगा ना तो ये एक इंटीजर वैल्यू को रिटर्न करेगा। अगर इसने एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न नहीं की तो फिर वार्निंग जनरेट होगी कि भाई तुमने तो कहा था कि तुम इंटीजर रिटर्न करोगे, तुमने तो दिया नहीं इंटीजर, है ना। वॉइड का मतलब क्या है, कुछ नहीं, वॉइड मतलब नथिंग, एम्प्टी। इसका मतलब अगर मैं वॉइड मेन लिखूं तो वॉइड मेन पूरा रन होने के बाद कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। तो वॉइड मेन का मतलब क्या हुआ, इट आफ्टर एग्जीक्यूशन या आफ्टर कंप्लीटिंग after complete execution of the main function, after complete execution of the main function, no value will be returned to the operating system। void जो है वो कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, तो ये मेन चलेगा और बस कंट्रोल शिफ्ट हो जाएगा। जबकि इन केस ऑफ विच वन, इंट मेन, व्हेन इंट इज रिटन बिफोर मेन, देन एन इंटीजर वैल्यू will be returned to operating system after complete execution of main। मतलब मेन फंक्शन के एग्जीक्यूशन को कंप्लीट करने के बाद जो आपकी रिटर्न वैल्यू होगी वो एक इंटीजर वैल्यू जनरेट होगी ही होगी। अब इसको आप ध्यान रखने के लिए लेमन टर्म्स में क्या समझ सकते हैं कि भाई दो तरह के लोग हैं, भाई हमारे घर में दो तरह के लोग होते हैं, है ना, दो तरह के एल्डरली लोग होते हैं। एक ऐसे हैं जो घर से बाहर जा रहे हैं तो पहले ही कह के जा रहे हैं कि भाई हम जब आएंगे तो कुछ लेके नहीं आएंगे। ये वो है, क्या कह रहे हैं कि जब हम अपना काम करने जा रहे हैं, जब हम वापस आएंगे तो कुछ भी लेके नहीं आएंगे। तो इसका मतलब आप हमसे कुछ एक्सपेक्ट मत कीजिए, तो इसका मतलब यहाँ हमें कुछ भी रिटर्न करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये कौन से वाले बुजुर्ग हैं जो ये कह रहे हैं कि भाई हम जा रहे हैं काम करने, हम जब आएंगे तो कुछ ना कुछ लेके आएंगे। और क्या लेके आएंगे, इंटीजर वैल्यू लेके आएंगे, है ना, चाहे कुछ भी लेके आए। हमने ये नहीं कहा कि हम क्या लेके आएंगे, बस जो भी लेके आएंगे वो इंटीजर होगा, है ना। तो अब जब इनका एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगा तो एग्जीक्यूशन कंप्लीट करके वापस जाने से पहले ये क्या रिटर्न करेंगे, 0 रिटर्न करेंगे। कि हम जब सारा काम खत्म कर लेंगे तो रिटर्न 0 का मतलब है कि जिसने हमें, जहां से हम गए थे वहीं पर हम इसको रिटर्न करके आएंगे। हम जब आएंगे तो हम कुछ लेकर आएंगे। क्या लेके आएंगे, जो बता के गए थे कि इंटीजर लेके आएंगे, तो ये इंटीजर दे देंगे। अब ये इंटीजर में 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, कुछ भी हो।
जनरली आप कहीं से कोड पढ़ेंगे तो आपको रिटर्न 1 रिटर्न 0 ये लिखे मिलेंगे, लेकिन इसकी कोई टेंशन की बात नहीं है, ये सिर्फ कंपाइलर को सेटिस्फाई करने के लिए है कि यस दिस पर्टिकुलर फंक्शन इज रिटर्निंग सम वैल्यू। ठीक है बेटा, तो जब भी हम रिटर्न 0 लिखते हैं, ये जो रिटर्न होता है ना, ये रिटर्न ये बेसिकली एक कीवर्ड होता है, कीवर्ड होता है। अगर हम किसी फंक्शन से कोई वैल्यू को रिटर्न करना चाहते हैं तो इस रिटर्न कीवर्ड का हम यूज कर लेते हैं और इसके आगे जो वैल्यू लिखी होती है वो वैल्यू रिटर्न हो जाती है। ठीक बात है, तो रिटर्न 0 लिख सकते हो, यहाँ ब्रैकेट भी लगा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, खाली ब्रैकेट लगा लो, ना लगाओ तब भी ये रिटर्न वैल्यू कर देता है। ठीक है, अब अगली एक इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है क्या, कि अगर आप मान लो आपने खाली मेन लिख दिया, जैसे मैंने इस तरह से कोई एग्जाम्पल मैं लूं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैंने लिखा सिर्फ मेन, है ना, और मैंने यहाँ पर कोई भी रिटर्न टाइप नहीं लगाया, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर जो होगा वो इंट ऑटोमेटिकली समझ लिया जाएगा। अगर हम कुछ नहीं लिखते तो डिफॉल्ट रिटर्न टाइप ऑफ मेन इज इंटीजर। क्या है, लिख ले, मेंशन कर लें, डिफॉल्ट रिटर्न टाइप ऑफ मेन इज इंट। डिफॉल्ट मतलब जब तक आपने अलग से नहीं लिखा तब तक, अगर आपने कुछ नहीं लिखा तो भी कंपाइलर उसको इंटीजर ही समझेगा। तो ये बात आपको याद रखनी है बेटा कि मेन स्टार्टिंग पॉइंट होता है किसी भी सी प्रोग्राम का, और हम इंट मेन लिखते हैं तो एक वैल्यू रिटर्न करानी पड़ेगी, और अगर हम वॉइड मेन लिखते हैं तो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं होती। ये इन दोनों के बीच में डिफरेंस होता है। ठीक है, ये चीज और अच्छे से समझ में आएगी जब आप यूजर डिफाइंड फंक्शन पढ़ेंगे। ठीक, चलिए अब ये एक टॉपिक है, इसे कहते हैं एस्केप सीक्वेंसेस इन सी। इनमें से एक एस्केप सीक्वेंस हमने ऑलरेडी पढ़ा है। एस्केप सीक्वेंस का मतलब क्या होता है कि जो प्रिंटिव स्कैनफ स्टेटमेंट्स होते हैं ना, उनके अंदर जो आउटपुट आता है उस आउटपुट वो किस फॉर्मेट में आएगा, पूरी कहाँ ड्रॉ होगा, पूरी स्क्रीन पर पीछे जाएगा, कर्सर आगे जाएगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, स्टार्टिंग में जाएगा, या कुछ साउंड देगा, उन चीजों के लिए हम मतलब इनपुट कराते हुए और आउटपुट कराते हुए हम अपने आउटपुट को फॉर्मेट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम ये एस्केप सीक्वेंसेस का यूज करते हैं कि कर्सर की जो पोजीशन है वो आगे पीछे हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, एक एक करके देखते हैं, इनके 2-2 नंबर में ये चीजें पूछी जा सकती हैं। ठीक है, और बहुत इजी है, आपको सीधा सीधा याद रह जाएगा। देखिए कौन कौन से एस्केप सीक्वेंसेस होते हैं। पहला है ए, बैकस्लैश ए, बैकस्लैश, देखिए ये तो होता है फॉरवर्ड स्लैश। ठीक है, क्या है ये, फॉरवर्ड स्लैश, और इसे हम कहते हैं बैकस्लैश। सी में दिस इज कॉल्ड फॉरवर्ड स्लैश, दिस इज कॉल्ड बैकस्लैश। तो ये जो भी एस्केप सीक्वेंसेस हैं ये क्या है, बैकस्लैश ए। ये किसका काम करता है कि अगर आप किसी प्रिंटिव स्कैनर स्टेटमेंट के अंदर आपने डाला तो ये बीप देता है, जैसे ही इस पे कंट्रोल आएगा ये एक बीप साउंड जनरेट करेगा। देखिए इट इज यूज्ड टू जनरेट अ बेल साउंड इन अ सी प्रोग्राम, एकदम से डंग ऐसे करके आपको एक साउंड सुनाई देगा। ठीक, चलिए ये क्या है, बैकस्पेस। बैकस्लैश बी इज यूज्ड फॉर बैकस्पेस, इट इज यूज्ड टू मूव द कर्सर वन प्लेस बैकवर्ड। मतलब क्या हुआ कि आप यहां से कुछ टाइप करते आ रहे हैं, यहाँ पे कर्सर है, और जैसे ही आपने बैकस्पेस प्रेस किया वो कर्सर एक पोजीशन पहले आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, है ना। बैकस्पेस का मतलब एक पीछे, एक पोजीशन पीछे चला जाएगा। चलिए अब एक ये है आपका बैकस्लैश एफ, ये क्या है, फॉर्म फीड का नाम करता है। फॉर्म फीड क्या करता है, इट मूव्स द कर्सर टू द स्टार्ट ऑफ द नेक्स्ट लॉजिकल पेज। जैसे मतलब क्या हुआ कि स्क्रीन है, स्क्रीन पर एक पेज एक बार में डिस्प्ले होता है आउटपुट स्क्रीन का, ये आपके उस स्क्रीन के पेज को नेक्स्ट पेज पर शो कराने का काम करेगा। ठीक है, फिर अगला है न्यू लाइन, ये बहुत अच्छे से हम समझ चुके हैं। न्यू लाइन क्या करता है, मान लो जैसे मैंने लिखा प्रिंटफ हेलो, है ना, और फिर मैंने कर दिया न्यू लाइन। ये जो स्ट्रिंग होती है ना, ये बेसिकली जो स्ट्रिंग है इस स्ट्रिंग के अंदर यूज होता है। प्रिंटफ की जो स्ट्रिंग है उस स्ट्रिंग के अंदर हम ये यूज करते हैं, लिखा भी है देखिए, द एस्केप सीक्वेंस इन सी इज द कैरेक्टर और द सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स दैट कैन बी यूज्ड इनसाइड द स्ट्रिंग लिटरल, है ना, स्ट्रिंग के अंदर हम इसे यूज करते हैं। तो ये क्या करते हैं, पहले क्या करेगा, ये हेलो प्रिंट करेगा और फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन में कर्सर को करके छोड़ देगा, ताकि जो अगली प्रिंटिंग हो, अगला आउटपुट आए, वो अगली लाइन में आए। ठीक है, तो न्यू लाइन कैरेक्टर हमने अभी प्रोग्राम में अपने यूज भी किया है। वो क्या होता है, बेसिकली एस्केप सीक्वेंस होता है, ये हम बात कर चुके हैं इसके बारे में। दिस इज योर कैरेज रिटर्न, दिस इज कैरेज रिटर्न। ये क्या करता है, मान लीजिए आपने एक लाइन लिखी, इस लाइन की स्टार्टिंग पे आपको ले आएगा,
जिस लाइन में आपने लिखा उसी लाइन, करंट लाइन जो है उसकी स्टार्टिंग में ही कर्सर को पोजीशन कर देगा। अभी फिलहाल देखिए क्या मतलब है कि आपने कुछ लिखा हेलो, अब कर्सर पोजीशन यहाँ है, कर्सर यहाँ ब्लिंक कर रहा है, लेकिन जैसे ही उसको कैरेज रिटर्न मिलेगा वो कर्सर को कहाँ ले आएगा, इसी लाइन के स्टार्टिंग में। ठीक है, लाइन की स्टार्टिंग में देखिए, इट मूव्स द कर्सर टू द स्टार्ट ऑफ द करंट लाइन, जिस लाइन में कर्सर चल रहा है उसी की बिगिनिंग में इसको लेके आ जाता है। चलिए अब है हॉरिजॉन्टल टैब। हॉरिजॉन्टल टैब का मतलब क्या होता है? टैब क्या होता है? टैब है जिसमें मल्टीपल स्पेसेस एक साथ जनरेट हो जाते हैं। जैसे आपकी कीबोर्ड पे जब आप टैब प्रेस करते हैं तो 2-3 स्पेसेस का टैब होता है ना, पहले से फिक्स कर देते हैं। तो क्या करते हैं, अगर आपने स्पेस दिया, मान लो आप यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं, है ना, स्पेस दिया तो आप यहाँ पहुंचेंगे, टैब क्या करेगा कि यहाँ से आप सीधा थोड़ा बड़ा गैप लेके यहाँ पहुंचते हैं, है ना। मल्टीपल स्पेसेस को कंबाइन करके टैब जनरेट करते हैं। चलिए फिर है आपका वर्टिकल टैब। /t इज हॉरिजॉन्टल टैब एंड /v इज वर्टिकल टैब। हॉरिजॉन्टल टैब का मतलब हॉरिजॉन्टली ये आगे लाइन में बढ़ेगा, और वर्टिकल टैब का मतलब क्या है कि ये ऊपर से नीचे की तरफ चलेगा, है ना। यहाँ पर आप हैं एक पर्टिकुलर पोजीशन पे और आप इसके बाद नीचे आ जाएंगे, इस तरह से मल्टीपल लाइंस को स्किप करेगा। तो इस तरह ये बेस कुछ एस्केप सीक्वेंसेस हैं, आपको यहाँ से याद रखने हैं शॉर्ट में, और इनका थोड़ा सा रीड करके जाना है, ध्यान रखना है कि कौन सा एस्केप सीक्वेंस किस काम आता है। ठीक है, कहाँ यूजफुल हो सकते हैं? मान लीजिए कोई कोड आपको दिया है और आपको आउटपुट पूछा है, तो वहां पर आपको देख के पता चल जाएगा कि आउटपुट क्या आएगा। चलिए ठीक है बेटा, अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्कोप रूल्स इन सी। स्कोप का मतलब क्या होता है? देखो भाई, स्कोप का मतलब क्या हुआ, दो तरह। स्कोप का मतलब है कि कोई भी चीज आप किस बाउंड्री के अंदर यूज कर सकते हैं, है ना। जैसे मान लो मैं इस रूम में हूं जहां पर मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो मेरी जो वॉइस है उसका जो स्कोप है वो इस रूम के अंदर है। ठीक है, अगर मैं रूम के बाहर जाके बाहर पार्क में या गार्डन में बोलूं तो मेरी जो आवाज होगी उसका स्कोप बढ़ जाएगा, उसकी रेंज बढ़ जाएगी, वो ज्यादा दूर तक जाएगी, है ना, ज्यादा लोग उसको सुन पाएंगे, ज्यादा लोग मुझे देख पाएंगे। तो मतलब क्या हुआ कि स्कोप क्या है? आउटसाइड द रीजन। स्कोप क्या हुआ? एक रीजन जिसके अंदर हम बने हैं, आउटसाइड दिस रीजन वी कैन नॉट एक्सेस द वेरिएबल। हमने अगर अब हम वेरिएबल के टर्म में अगर देखें तो ये देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल है इंट मेन, और मेन के अंदर यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल लिया इंट var इक्वल टू 34। अब ये जो वेरिएबल है बेटा ये किस स्कोप में, किस ब्रैकेट के बीच में? देखो यहाँ ब्रैकेट स्टार्ट हुआ और यहाँ ब्रैकेट बंद हुआ, तो इन दोनों ब्रैकेट्स के बीच में ये वेरिएबल क्रिएट हुआ है। देखिए ये वेरिएबल कहाँ क्रिएट हुआ? इन दोनों ब्रैकेट्स के बीच में। तो जो इसका स्कोप है ना वो यहीं तक रहेगा, इन्हीं दोनों ब्रैकेट्स के बीच में हम इस वेरिएबल को यूज कर पाएंगे। यहां इस ब्रैकेट के बाहर अगर कोई कोड है तो इस वेरिएबल को एक्सेस हम नहीं कर सकते। ठीक है, तो स्कोप का मतलब क्या हुआ कि वो रीजन जिसमें वेरिएबल को डिक्लेयर और डिफाइन किया गया है, वेरिएबल उसी रीजन में एग्जिस्ट करता है, आप उसी रीजन में उस वेरिएबल की वैल्यू को मैनिपुलेट या प्रिंट कर सकते हैं। ठीक बात होगी। तो द स्कोप इज द एरिया अंडर विच अ वेरिएबल इज विजिबल। उसके बाहर वेरिएबल दिखता ही नहीं है, वही नजर आएगा जहां पर जिस ब्रैकेट के अंदर आपने उस वेरिएबल को रखा। ठीक, मतलब क्या हुआ? देखो इस तरह से, जैसे मान लो मैंने यहां पर मेन लिखा है ना, और उसके बाद यहाँ पे 2 ब्रैकेट लगाए मैंने, ठीक, और इस ब्रैकेट के अंदर मैंने लिखा इंट a। फिर मैंने यहाँ कुछ काम किया, इसे बंद कर दिया, इसे बंद कर दिया, इसे बंद कर दिया। अब बताओ ये जो इंट a है इसका स्कोप कहां से कहां तक है? कौन से वेरिएबल, कौन से ब्रैकेट के अंदर है? इस ब्रैकेट के अंदर है। तो जो इसका स्कोप है वो कहां से कहां तक है? इतना स्कोप है। दिस इज स्कोप ऑफ ए, है ना। इस ब्रैकेट के अंदर ए यूज हो सकता है, मतलब यहां अगर मैं कोई ए को प्रिंट कराऊं, ए को इनपुट कराऊं, ए की वैल्यू में कोई चेंज करूं, तो वो काम मैं इन 2 ब्रैकेट्स के बीच में कर सकती हूँ। अगर मैं इस ब्रैकेट में यहां पर, इस ब्रैकेट की यहां क्लोज हो गया, ये वाला जो ब्रैकेट है ये यहां क्लोज हो गया, यहां पर अगर मैं ए को एक्सेस करने लगूं तो मुझे कंपाइलर कहेगा कि भाई ए क्या है, ए को तो हम जानते ही नहीं, है ना। तो ये जो ब्रैकेट्स है ना ये स्कोप बताते हैं। तो स्कोप का क्या मतलब हुआ कि ये रीजन है, जिस रीजन के अंदर मैंने ए बनाया, ये ए इसी रीजन के अंदर विजिबल है, इसी के अंदर इसको यूज किया जा सकता है, इसके बाहर इस ए को हम यूज नहीं कर सकते। दिस इज स्कोप ऑफ अ वेरिएबल। ठीक है, अब देखिए
द स्कोप ऑफ एन आइडेंटिफायर इज अ पार्ट ऑफ द प्रोग्राम वेयर द आइडेंटिफायर मे बी डायरेक्टली एक्सेसिबल। वही बात है जो मैंने बताई, वी कैन ओनली रेफर टू अ वेरिएबल इन इट्स स्कोप। हम वेरिएबल को तभी काम कर सकते हैं उसके ऊपर, तभी उसके ऊपर मैनिपुलेशन कर सकते हैं जब वो अपने स्कोप में होता है। ठीक है, अब देखो दो तरह के स्कोप हैं। पहला है लोकल। लोकल स्कोप क्या होता है? लोकल वेरिएबल जिसे हम कहते हैं। अब आप देखिए, जैसे हमने यहां पर लिखा इंट मेन, है ना, मेन के अंदर मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया सी, और यहां पर मैंने ए की वैल्यू दी बी 10 और बी की वैल्यू दी 20। सी में हमने ए प्लस बी को ऐड करके डाल दिया और हमने अब इनको ए बी सी को प्रिंट करा दिया। तो ये जो ए बी सी हैं, ये तीन वेरिएबल जो क्रिएट हुए वो किसके लोकल वेरिएबल है? इस मेन के। देखिए इनका स्कोप क्या है, ये ब्रैकेट ओपन हुआ, ये ब्रैकेट क्लोज हुआ, है ना, और ये तीनों के तीनों ब्रैकेट कहां बने? इस मेन के अंदर बने। तो इस मेन के अंदर ये ब्रैकेट्स, ये जो वेरिएबल्स हैं ये एग्जिस्ट करते हैं। आप इनकी वैल्यूज को मेन के अंदर यूज कर सकते हैं। मेन के बाहर अगर आप इनको यूज करेंगे तो ये यूज नहीं हो पाएंगे। बहुत सीधी बात है। ठीक है, अब ये बात इजी है समझ में आनी, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। देखो अब इसको थोड़ा सा अलग एक एग्जांपल से लेके चलते हैं। सपोज मैंने इस तरह से लिखा मेन इंट a इज इक्वल टू 3, ठीक है, printf परसेंटाइल d कॉमा a, मैंने प्रिंट कर दिया। ये एक लोकल वेरिएबल है जो मेन का लोकल वेरिएबल है। मैंने यहाँ पर ये एक a बनाया और अब यहाँ मैंने इसको प्रिंट कर दिया। अब मान लो मैंने कोई यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाया डिस्प्ले, ठीक है, अब मैं आपको बाद में बताऊंगी किस तरह से होता है। अभी आप एग्जांपल के लिए समझ के चलो कि वो फंक्शन मैंने मेन के अंदर कॉल किया। फंक्शन को कॉल करते हैं तो फंक्शन का नाम लिखते हैं, ये पेयर ऑफ पैरेंथेसिस लिखते हैं, सेमीकोलन लगा देते हैं, बस ये काम मैंने किया। ठीक है, और मेन फंक्शन के बाद ये जो डिस्प्ले फंक्शन है इसकी डेफिनेशन लिखी। जैसे मैंने अभी मेन फंक्शन को डिफाइन किया है ना, ऐसे ही हम डिस्प्ले को डिफाइन कर रहे हैं। चलिए, तो ये मान लो मैंने डिस्प्ले की डेफिनेशन लिखी, दिस इज आर वॉइड मेन। ठीक है, अब डिस्प्ले फंक्शन में मैंने क्या किया? प्रिंटफ परसेंटाइल डी और ए, ये डिस्प्ले फंक्शन है। देखो बेटा ध्यान से देखो, ये मैंने क्या लिखा है, ये तो हुआ हमारा मेन फंक्शन, है ना, मेन फंक्शन। ये है हमारा एक यूजर डिफाइंड फंक्शन, जो हमने बनाया है ना, क्या है? यूजर डिफाइंड फंक्शन। इस यूजर डिफाइंड फंक्शन का नाम क्या लिया मैंने? इस यूजर डिफाइंड फंक्शन का नाम मैंने लिया डिस्प्ले। ये एक और यूजर डिफाइंड फंक्शन है। याद रखना है फिलहाल के लिए आपको कि हम मेन के अलावा भी अलग यूजर डिफाइंड फंक्शन बना सकते हैं। मेन के ब्रैकेट जहां बंद होते हैं उसके ऊपर या फिर उसके नीचे, मेन के ऊपर या मेन के नीचे। ठीक है, मैंने मेन के बाद बनाया। अब क्या हुआ, देखिए होता क्या है, किस तरह काम करता है। आपने ये इंस्ट्रक्शन एक एक करके रीड की, इसने ए को रीड किया 3, है ना, कैसे हुआ? जैसे ही आपने ये ए बनाया, ये ए एग्जिस्टेंस में आया, इसमें वैल्यू चली गई 3। अब ये आपने प्रिंट कराया तो प्रिंट हो गया क्या? 3 प्रिंट हो गया। अब क्या हुआ? फंक्शन कॉल हुआ। जैसे ही फंक्शन कॉल होगा इमीडिएटली यहां से निकल के कंट्रोल कहां जाएगा? फंक्शन के ऊपर, है ना। ये कौन सी बात हुई कि मैंने एक फंक्शन बना रखा है डिस्प्ले करने के लिए, तो मैंने मेन के अंदर उसे बुलाया कि आओ भाई ए की वैल्यू को डिस्प्ले करो। तो हमने क्या किया? डिस्प्ले फंक्शन को कॉल कर दिया। अब डिस्प्ले फंक्शन के अंदर लिखा प्रिंटफ ए। तो अब आप देखिए कि ये जो ए था ये इसका लोकल वेरिएबल था, मेन के अंदर था, है ना, इन ब्रैकेट्स के बीच में बना था। तो इसकी जो वैल्यू थी वो तभी तक एग्जिस्ट करेगी जब तक वो इन ब्रैकेट्स के अंदर रहेगा। जैसे ही कंट्रोल इन ब्रैकेट्स के बाहर गया, ये जो ए है ये डिस्ट्रॉय हो गया, ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। क्यों? क्योंकि इसका स्कोप तो बस इन दोनों पॉइंट्स के बीच में था। तो यहां पर जो आप ए प्रिंट कर रहे हैं, यहां पर कंपाइलर जो होगा वो एरर प्रोड्यूस करेगा। क्या कहेगा? नॉट डिक्लेयर्ड, अनडिक्लेयर्ड वेरिएबल ए क्या है? ए को तो मैं जानता ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये वाला जो ए है इसका जो स्कोप है वो तो इसके अंदर होना चाहिए, इसमें तो कोई आपने ए डिक्लेयर ही नहीं किया, क्योंकि इसके पहले वाला जो ए था वो तो उसका स्कोप तो खत्म हो गया, उसे आप इस ब्रैकेट के बाहर यूज नहीं कर सकते। इसका मतलब होता है लोकल स्कोप। आया समझ? तो लोकल क्या हुआ? जिन ब्रैकेट्स के अंदर आपने वेरिएबल बनाया उस वेरिएबल की वैल्यू को या उस वेरिएबल की विजिबिलिटी सिर्फ उसी ब्रैकेट के अंदर
रहती है, उस ब्रैकेट के बाहर आप उस वेरिएबल को यूज नहीं कर सकते। ये बात आपको बेटा ध्यान रखनी है, यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है ये क्यों नहीं होगा, कंपाइलर विल जनरेट एन एरर, यहां पर कंपाइलर जो होगा वो एरर प्रोड्यूस करेगा, ठीक बात है। चलिए ये आपका हुआ लोकल स्कोप। अब देखिए तो अब इस चीज को हम कैसे चेंज कर सकते हैं। अब अगर इस वेरिएबल को मैं ग्लोबल स्कोप दे दूं, दूसरा क्या है ग्लोबल स्कोप। ग्लोबल स्कोप क्या कहता है कि आप किसी ब्लॉक या किसी फंक्शन के अंदर वेरिएबल क्रिएट ना करके बिल्कुल बाहर क्रिएट करें। किसी ब्रैकेट के अंदर अगर वेरिएबल आप क्रिएट नहीं करेंगे तो उसका स्कोप जो होगा वो पूरे प्रोग्राम में होगा, है ना। कैसे, देखिए रेफर्स टू द रीजन आउटसाइड एनी ब्लॉक और फंक्शन, किसी भी ब्लॉक या फंक्शन के बाहर आपने वेरिएबल बना दिया, ऐसे वेरिएबल को या ग्लोबल स्कोप या ग्लोबल वेरिएबल्स कहते हैं। ग्लोबल वेरिएबल आर विजिबल टू एवरी पार्ट ऑफ द प्रोग्राम, पूरे पार्ट में विजिबल रहते हैं और ये फाइल स्कोप तक होते हैं। आइडेंटिफायर जो होता है वो फाइल के शुरू से लेके फाइल के एंड तक चलता है। छोड़ दीजिए थ्योरी है, इसका एक एग्जाम्पल समझते हैं, ठीक है बेटा। देखिए एग्जाम्पल समझिए पहले, ये क्या है। इस पर आने से पहले हमने जो भी एग्जाम्पल लिया था उसी एग्जाम्पल को हम ग्लोबल एग्जाम्पल की तरफ से देखते हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखिए सपोज मैंने वेरिएबल यहां पर क्या लिया था, इंट एग्जाम्पल, ठीक है। इंट ए इज इक्वल टू 10, मैंने ग्लोबली एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, किसी ब्रैकेट के अंदर नहीं है ये। अब मैंने यहां से वॉइड लिखा, वॉइड मेन, यहां मैंने मेन लिखना स्टार्ट किया, ठीक। और अब मैंने लिखा इंट ए इज इक्वल टू 20, फिर मैंने प्रिंट किया प्रिंटफ परसेंटाइल डी कॉमा ए, मैंने ए की वैल्यू को प्रिंट कर दिया, ठीक। अब चलिए अब मैंने क्या किया, डिस्प्ले कॉल किया, डिस्प्ले फंक्शन को कॉल किया और मेन को कर दिया बंद, ठीक बात है। अब इसके आगे मैंने क्या लिखा, वॉइड डिस्प्ले, आगे मैंने डिस्प्ले फंक्शन का कोड लिखा और डिस्प्ले के अंदर भी मैंने क्या किया, पहले क्या किया था, ए को ही प्रिंट करा दिया, प्रिंटफ परसेंटाइल डी ए, है ना। लेकिन अब फर्क क्या है, पहले जो ए था वो लोकल था, ये वाला था, अब ग्लोबल भी है। अब क्या होगा, पहली बात, इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में दो वेरिएबल हैं एक ही नाम के, देखो दो ए हैं, एक तो है लोकल वेरिएबल और दूसरा है ग्लोबल वेरिएबल। इसका मतलब एक अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई कि हम एक ही नाम के दो वेरिएबल ले सकते हैं लेकिन उनके स्कोप अलग होने चाहिए, है ना। इस वाले ए का जो स्कोप है वो सिर्फ इसके अंदर है, जबकि ये जो स्कोप है ए वाला, ये वाला जो स्कोप है, देखिए इस वाले ए का जो स्कोप है वो पूरे के पूरे कोड में है, पूरी जगह विजिबल है ये। लेकिन ये जो आपका दूसरा वाला ए था, ये वाला जो ए है, इसका जो स्कोप है वो सिर्फ इतना है, इस वाले ए का स्कोप सिर्फ इतना है, ठीक बात है। तो अब ये किस तरह से काम हुआ, कैसे चला, देखो जैसे ही प्रोग्राम आया इंट ए इक्वल टू 10, मतलब एक ए क्रिएट हुआ और इसकी वैल्यू है 10, मान लो ये ग्लोबल वाला है, ठीक है। फिर जैसे हम मेन के अंदर गए एक और ए क्रिएट हुआ और उसकी वैल्यू है 20, ये क्या है, लोकल वाला, लोकल टू मेन, दो वेरिएबल हैं एक ही नाम के। अब जब हम मेन के अंदर गए तो मेन में जब हमने प्रिंट कराया तो ए की वैल्यू प्रिंट होगी, कौन सी प्रिंट होगी, 20 वाली, है ना। ये क्या प्रिंट करेगा, 20 प्रिंट करेगा। क्यों प्रिंट करेगा भाई, हम ये कह रहे हैं कि ए यहां पर इस पर्टिकुलर पॉइंट पर दोनों विजिबल हैं, ग्लोबल वाला भी विजिबल है, लोकल वाला भी विजिबल है ना। उस केस में मेन के अंदर अगर आप प्रिंट करेंगे तो वो लोकल वाली वैल्यू को प्रिंट करेगा, ग्लोबल वाली वैल्यू को प्रिंट करता अगर यहां पर ए का कोई दूसरा डिक्लेरेशन ना होता, है ना। बिल्कुल सीधी सीधी बात क्या हो गई कि भाई मेरे पास अपना पेन है, अगर बिल्कुल सेम पेन मुझे किसी ने दिया तो भाई मैं पहले अपना यूज कर रहा हूं, है ना। अगर मेरे पास नहीं होगा तो मैं तुमसे ले लूंगा, ठीक बात है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ए नाम के दो वेरिएबल है, एक लोकल और एक ग्लोबल, तो हम पहले लोकल वाले को यूज करेंगे, अगर हमारे पास लोकल ना होता तो हम ग्लोबल वाली वैल्यू यूज करते, बस बात सीधी हो गई। अब जैसे ही आप इस ब्लॉक के बाहर जाओगे, यहां पर आओगे, यहां पर क्या ये वाला वेरिएबल विजिबल है, यहां मेन में दोनों विजिबल हैं, लोकल वाला भी ग्लोबल वाला भी, बोथ आर विजिबल इन मेन, दीज बोथ आर विजिबल इन मेन, मेन के अंदर ये दोनों विजिबल हैं,
लेकिन इस वाले में कौन सा विजिबल है? सिर्फ ग्लोबल वाला। सिर्फ कौन सा वाला? ग्लोबल वाला, जिसकी वैल्यू क्या है? 10, है ना? इसकी वैल्यू क्या है? 10। तो यहां पर कौन सा विजिबल है? ग्लोबल वाला। इस पर्टिकुलर कोड के अंदर इट इज दिस इज विजिबल इन दिस पर्टिकुलर वेरिएबल इज विजिबल इन सी। तो यहां पर जब आप डिस्प्ले में इसको प्रिंट करेंगे तो ये क्या प्रिंट करेगा बेटा? 10। क्यों? क्योंकि यहां पर ये 20 वाला वेरिएबल तो है ही नहीं। जैसे ही आप इसके स्कोप के बाहर आए, ये वेरिएबल तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। यहां कौन सा एग्जिस्ट कर रहा है? 10। तो यहां पर जब प्रिंट करोगे तो क्या आएगा? 10। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो वेरिएबल आप ग्लोबली क्रिएट करते हो वो पूरे प्रोग्राम में विजिबल रहते हैं। अगर आप उनकी वैल्यू में कोई चेंज भी करेंगे तो वो एक ही कॉमन वेरिएबल की वैल्यू में चेंज होगा। चलिए एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं जिससे और अच्छे से समझ में आए। देखो, सपोज मैंने लिखा इंट a इज इक्वल टू 10, ठीक है। फिर यहां मैंने लिखा मेन, और मेन के अंदर मैंने लिख दिया इंट a इज इक्वल टू 20 और a इज इक्वल टू a प्लस 1, ठीक है। और मैंने a को प्रिंट करा दिया, प्रिंट एफ, ठीक। अब मैंने यहां डिस्प्ले फंक्शन कॉल किया। डिस्प्ले के अंदर देखो क्या हुआ, देखो डिस्प्ले में मैंने क्या किया? a इज इक्वल टू 50, प्रिंट एफ। क्या होगा इस केस में भाई? यहां क्या प्रिंट होगा? जब आप इस पर्टिकुलर कोड पे आएंगे, क्या हुआ? पहले ये ए क्रिएट हुआ, ग्लोबल वाला, है ना? इसकी वैल्यू है 10, ये ग्लोबल वाला है, ठीक। अब ये लोकल वाला ए है, इसकी वैल्यू क्या है? 20। अब आपने क्या किया? a इज इक्वल टू a प्लस 1। तो ये जो मॉडिफिकेशन होगा ये कहां पे होगा? लोकल वाले में होगा, है ना? इसकी वैल्यू मॉडिफाई होके क्या हो गई? 21। 20 से 21 हो गई लोकल वाले की वैल्यू मॉडिफाई होके। अब जब आपने यहाँ प्रिंट किया तो क्या प्रिंट हुआ? 21। चेंजेस कहाँ हुए? लोकल वाले में, ठीक है। फिर आपने डिस्प्ले फंक्शन को कॉल किया, यहाँ पर a की वैल्यू क्या हो गई? 50। अब ये कौन सा a है? यहाँ पर ये वेरिएबल तो दिख ही नहीं रहा, यहाँ पर कौन सा दिख रहा है? ये वाला। तो इसमें इसकी वैल्यू चेंज होके हुई 50, है ना? क्योंकि यहाँ पर ये लोकल वाला नजर नहीं आ रहा था, तो इसने क्या किया? इसकी वैल्यू को मॉडिफाई करके कर दिया 50। और जब इसने डिस्प्ले किया तो क्या डिस्प्ले किया? 50। This is the concept of local and global variables. Local and global scope. ये है, ठीक है बेटा। जो जहां विजिबिलिटी होती है उसके अकॉर्डिंग। अब यहां मान लो यहां मैंने ए ना लिया होता तो यहां हम चेंज करते तो इसी में होता, है ना? यहां पे अगर हम दोबारा चेंज करते तो सारे चेंजेस इसी ग्लोबल वाले वेरिएबल में होते। अगर यहाँ लोकल वेरिएबल ना होता तो सारे चेंजेस इसमें होते। अगर यहाँ लोकल वेरिएबल है तो फिर लोकल वेरिएबल में मॉडिफिकेशंस होंगे और लोकल वेरिएबल के ऊपर ही आप, ठीक है। इसे कहते हैं लोकल और ग्लोबल स्कोप, ठीक। चलिए, तो यहां तक कि अब ये जितनी भी बातें मैंने बताई, AKTU में किस तरह के क्वेश्चन इस पे फ्रेम हो सकते हैं जो पहले बहुत पहले आ चुके हैं। क्या कि आप स्कोप के बारे में बताइए, डिफरेंशिएट, इस तरह के क्वेश्चंस इसमें फ्रेम हो सकते हैं बिटवीन लोकल एंड ग्लोबल स्कोप विद एग्जाम्पल। आप एग्जाम्पल के साथ दोनों तरह के जो स्कोप्स हैं उनके बीच में डिफरेंशिएट कीजिए, है ना? ये क्वेश्चन फ्रेम हो जाएगा। दूसरा, डिफरेंस बिटवीन void main and int main, ये दूसरा क्वेश्चन फ्रेम हो जाएगा। तीसरा, इंपॉर्टेंस ऑफ मेन फंक्शन इन सी प्रोग्राम। एक सी प्रोग्राम में मेन फंक्शन की क्या इंपॉर्टेंस है ये पूछ लिया जाएगा, है ना? और एक्सप्लेन
various escape sequences used in C। ये चीज आपसे पूछी जा सकती है, ठीक बात है। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो प्रोग्राम्स आप यहाँ पर बना सकते हैं। और देखिए बेटा, इसके अलावा कुछ चीजें सी में ऐसी हैं जो आपको पता होनी चाहिए। क्या कि जैसे हम किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, किसे डिक्लेरेशन कहते हैं, किसे इनिशियलाइजेशन कहते हैं, वो कुछ चीजें हमें थोड़ी थोड़ी समझ के चलनी है। जैसे अगर मैं यहीं पर आपको थोड़ा सा इंट्रो देने की कोशिश करूं तो एक पॉइंट होता है डिक्लेरेशन, है ना, और दूसरा होता है इनिशियलाइजेशन। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? देखो, डिक्लेरेशन किसे कहते हैं? अगर मैंने लिखा सपोज इंट ए, तो ये है डिक्लेरेशन। इसमें मैंने कंपाइलर को बताया कि a इज द नेम ऑफ अ मेमोरी लोकेशन ऑन विच सम इंटीजर वैल्यू विल बी स्टोर्ड, है ना। मैंने क्या कहा? a इज द नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन ऑन विच सम इंटीजर वैल्यू विल बी स्टोर्ड। इनिशियलाइजेशन का क्या मतलब है? कि इसको इनिशियल वैल्यू प्रोवाइड करना। दिस इज इनिशियलाइजेशन। डिक्लेयर किया और साथ साथ एक इनिशियल वैल्यू भी प्रोवाइड कर दी। इसमें क्या था? इसमें मेमोरी बनी और इसमें a बन गया, है ना। और इसमें क्या हुआ कि मेमोरी बनी और इसमें आपने 10 स्टोर कर दिया, ठीक बात है। तो दिस इज डिक्लेरेशन एंड दिस इज इनिशियलाइजेशन। एक बात आपको याद रखनी है इन दोनों में डिफरेंस के बाद, कि जब हम डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन की बात करते हैं ना, तो एक बात आपको ध्यान रखनी होती है। क्या कि जैसे मान लो मैंने लिखा इंट ABC, है ना, और कॉमा D इक्वल टू 0। तो ये देखो, ये स्टेटमेंट कैसा है? ये स्टेटमेंट A, B और C का तो डिक्लेयर कर रहा है, डिक्लेरेशन, इनको तो डिक्लेयर कर रहा है, और D को ये इनिशियलाइज कर रहा है। मतलब इनिशियल वैल्यू तो इसने सिर्फ D को दी, है ना। डिक्लेयर इसने ये चारों किए, इन चारों को ये डिक्लेयर कर रहा है, लेकिन इनिशियलाइजेशन सिर्फ और सिर्फ D को कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ D को कर रहा है, ठीक है। अब अगर मैंने यहां लिखा इसके बाद A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C इक्वल टू D, तो ये करेक्ट है। तो इस केस में A, B, C ये सारे के सारे 0 हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? लेकिन अगर मैं इसी स्टेटमेंट को क्या लिखूं? इसी स्टेटमेंट को अगर मैं ये लिख दूं कि इंट A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C इक्वल टू D इक्वल टू 0 एक ही बार में, है ना, तो ये गलत है। क्यों आएगी एरर? क्योंकि भाई कंपाइलर ये कहता है कि आप पहले कॉमा लगा लगा के इन्हें डिक्लेयर करिए, है ना। और अगर कोई इनिशियल वैल्यू देने में, तो यहीं पर आपने A इक्वल टू B इक्वल टू C इक्वल टू D इक्वल टू 0 कर दिया, तो होगा क्या? 0। सबसे पहले कंपाइलर क्या देखेगा? 0। 0 कहाँ गया? D में। अब D क्या है? सबसे पहले तो यही क्वेश्चन पूछेगा, D के पहले तो इंटीजर होना चाहिए था, है ही नहीं, है ना। तो इसलिए आप एक ही स्टेटमेंट में इन सबको एक साथ इनिशियलाइज नहीं कर सकते। समझ में आ गई? अगर करनी है तो आपको अलग अलग इनिशियलाइज करना है, या फिर एक साथ डिक्लेयर करके उन्हें फिर बाद में इनिशियलाइज कीजिए। जैसे अगर इस चीज को आपको लिखना है तो आप क्या लिखें? इंट A, B, C, D, है ना, और फिर लिखो A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C इक्वल टू D इक्वल टू 0। तो नाउ दे आर करेक्ट। अब कंपाइलर कहेगा अब कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। यहाँ पर ये काम आप नहीं कर सकते कि आप डिक्लेयर भी कर रहे हैं और साथ साथ इनिशियलाइज भी कर रहे हैं, ठीक है बेटा। ये सब चीजें जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे तो वहां आपको कुछ बातें आपको याद रखनी है। तो ये बेसिकली इंट्रोडक्टरी एक लेक्चर था जिसमें स्कोप क्या होता है, एस्केप सीक्वेंसेस क्या होते हैं, ये जो स्कोप के जो मेथड्स बताए मैंने आपको, डिफरेंट चीजें मैं पढ़ाऊंगी, तो वहां पर आपको अब ईज आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये दो तरह के स्कोप पढ़े हमने, लोकल स्कोप और ग्लोबल स्कोप। और उससे पहले हमने एस्केप सीक्वेंसेस पढ़े, और उससे पहले हमने मेन फंक्शन के बारे में जाना कि मेन फंक्शन क्या होता है और उसकी सी में क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। अब अगले लेक्चर में मैं आपको स्टोरेज क्लासेस कवर कराऊंगी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ऑलमोस्ट हर बार हर सेकंड एग्जाम में तो आता ही आता है, ठीक है बेटा। तो पढ़ते रहिए और मेहनत कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए प्रोग्रामिंग की, ठीक है। थैंक यू।